नमस्कार, मैं हूं सिरांधा शेखर और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं इस खास शो में। हमारे देश में मिर्गी से तकरीबन 1.2 करोड़ लोग प्रभावित हैं और वे इस चिंता के साथ जी रहे हैं कि ना जाने किस वक्त मिर्गी का दौरा पड़ जाए। ये फिक्र उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ती है। ऐसे में ये सुनिश्चित करने का समय है कि कोई भी इस चिंता के साथ नहीं बल्कि हंसते मुस्कुराते रहे। तो आप भी मिर्गी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए #सीज द वरी ड्रैगन कैंपेन में शामिल हों। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं एक्सपर्ट डॉक्टर्स। आइए उनका परिचय कराते हैं आपसे। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर राशिम कटारिया, प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी, SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर, राजस्थान से। आपका कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर RK सुरेखा, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूरोलॉजी, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर से। आपका भी कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। साथ ही जुड़ गए हैं डॉक्टर दिनेश खंडेलवाल, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, SMS कॉलेज जयपुर, राजस्थान से। आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। और डॉक्टर महेश माहेश्वरी, न्यूरोसर्जन, तांतिया हॉस्पिटल, श्री गंगानगर से हैं। आपका भी कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। डॉक्टर राशिम कटारिया जी, आपसे शुरू करते हैं। अक्सर हम एक शब्द जब्ती या मिर्गी का उपयोग करते हैं। डॉक्टर, आपसे जानना चाहेंगे जब्ती और मिर्गी में दरअसल अंतर क्या है? देखिए, ऐसा है कि जब भी ब्रेन में कोई एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस होते हैं तब सीजर आ सकता है। तब सीजर का मतलब दौरा आ सकता है, जिसमें मरीज के हाथ पैर में हरकत हो सकती है, मरीज बेहोश हो सकता है, मरीज का जो अवेयरनेस है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसको बोलते हैं सीजर। एक बार कोई एपिसोड होता है एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का ब्रेन में, तो उसके कारण सीजर आ सकता है। लेकिन अगर बार बार सीजर आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हम उसको एपिलेप्सी बोलते हैं। और जो सीजर आम पॉपुलेशन में सीजर आने की संभावना 10% तक हो सकती है, और ये संभावना बढ़ भी सकती है अगर ब्रेन में कोई इंजरी हुई हो या ब्रेन में स्ट्रोक पहले से हुआ हो। तो ऐसे जो कंडीशंस, ऐसे पेशेंट्स में सीजर आने की संभावना बढ़ जाती है। दौरा आने के अलग अलग कारण होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, अगर हेड इंजरी हुई है या ब्रेन में कोई ट्यूमर है या उसको पेशेंट को कोई पहले इंसल्ट हो रखा है, हाइपोक्सिक इंसल्ट उसको बोलते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में सीजर आने की संभावना रहती है। बच्चों में मान लो फीवर, अगर बच्चे को तेज बुखार है, छोटे बच्चे को, तो ऐसे केसेस में भी फीवर आने की संभावना रहती है। तो ये कुछ कॉजेज हैं जो कि सीजर में जिनके रहने से सीजर आने की संभावना बढ़ जाती है। डॉक्टर राशिम कटारिया जी ने हमें मिर्गी और जब्ती के बारे में बता दिया है। अब आप डॉक्टर RK सुरेखा बताएं कि भारत में एपिलेप्सी कितनी आम है? देखिए, भारतवर्ष एक डेवलपिंग कंट्री है और इस कंट्री में जैसे डेवलपिंग अदर कंट्रीज में भी इंसिडेंस काफी ज्यादा होता है। तो ये देखा गया है, विभिन्न जो हमारे यहाँ स्टडीज हुई हैं उनमें 3 से 11.3 प्रति हजार। इसका मतलब भारतवर्ष में ऐसा देखा गया है कि 1 करोड़ से 1.3 करोड़ ऑफ मिलियन करोड़ एपिलेप्टिक्स हमारे यहाँ हैं। और ये जो वर्ल्ड का एपिलेप्टिक्स है उसके 1/6 करीब हमारे यहाँ इंडिया में पाए जाते हैं। तो डेवलपिंग नेशंस में देखा गया कि थोड़ा ज्यादा होता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं मैं, तो प्रति 20 आदमियों के या 20 पॉपुलेशन में एक आदमी को दौरा आता है, लेकिन उसको हम सीजर कहते हैं, एपिलेप्सी नहीं कहते। लेकिन एपिलेप्सी हम करीब 3 से 11 प्रति हजार। और अभी एक सर्वे मैंने यहीं पे चूरू में राजस्थान में किया था, तो उसमें 3 प्रति हजार हमारे इसका प्रेवलेंस आया था। तो अपन ये कह सकते हैं कि एपिलेप्सी, अच्छा ये भी देखा गया है एपिलेप्सी का कि मेल्स और फीमेल्स में, ऑल्दो मेल्स में थोड़ा सा ज्यादा बताया जाता है, लेकिन वो इसलिए कि फीमेल्स दवाई छुपाती है, तो एक्चुअली में इंसिडेंस का बराबर है। तो मेल्स और फीमेल में इंसिडेंस बराबर है और काफी प्रेवलेंट डिजीज है। डॉक्टर दिनेश खंडेलवाल जी,
किसी को एपिलेप्सी क्यों होती है और क्या ये किसी एपिलेप्सी या मिर्गी के मरीज के जरिए भी किसी को हो सकती है? एपिलेप्सी मस्तिष्क में विद्युत तरंगों की एक बीमारी होती है, जिससे कि जैसे कोई जो नर्व्स होती हैं उनके आपस में भिड़ने से या उनके शॉर्ट सर्किट होने से तरंगों की मात्रा अत्यधिक हो जाती है। इतनी ज्यादा हो जाती है कि पूरे दिमाग में तरंगे फैल जाती है। थोड़ी देर के लिए दिमाग की जो क्रियाएं बंद हो जाती है और शरीर में या तो झटके आने लगते हैं या थोड़ी देर के लिए होश गुम हो जाता है। कभी कभी पार्शियल सीजर भी बोलते हैं, जिसमें कि एक शरीर का हिस्सा कंपन करने लगता है। थोड़ी देर में स्वतः ही ठीक हो जाता है और धीरे धीरे फिर मरीज अपनी नॉर्मल अवस्था में आने लगता है। कभी कभी जब मरीज को दौरे इतने ज्यादा आ जाते हैं कि 5 मिनट से ज्यादा अगर दौरे जकड़न आती रहे या ताण आती रहे, तो उसमें स्टेटस एपिलेप्टिक्स कहते हैं। उस समय मरीज को तुरंत प्राथमिक उपचार चाहिए, तो तुरंत उसी समय इमरजेंसी में पहुंचाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। यह बीमारी छुआछूत से, साथ रहने से, खाना खाने से नहीं फैलती। अधिकतर कारण इस बीमारी के होने के या तो दिमाग की चोट लगना है, या कोई आनुवंशिक विकार होता है, या कोई दिमाग में पहले कोई इन्फेक्शन हुआ हो, जैसे सिस्टिक है, ट्यूबरकुलोसिस है। इस तरह की बीमारियों के कारण ये बीमारी होती है। बहुत ही कम चांस होता है कि ये आनुवंशिक होती है, कि माता पिता, भाई बहन या बुआ या किसी खानदान में किसी को हो, तो आनुवंशिक भी ये बीमारी हो सकती है। डॉक्टर महेश माहेश्वरी जी, बीमारी की चिंता तो अच्छा नहीं माना जाता है, तो कोई एपिलेप्सी की चिंता किए बगैर कैसे आराम से जीवन जी सकता है? जैसे कि लोगों के अंदर एक मिथ है या अंधविश्वास है कि एपिलेप्सी एक मरीज से दूसरे मरीज में हो सकती है। ऐसा यूजुअली नहीं होता। एपिलेप्सी कोई छूत-अछूत की बीमारी नहीं है जो एक मरीज से दूसरे मरीज में चले जाए। यह बीमारी कोई जर्म से नहीं होती, जैसे कि कोविड-19 का आजकल इन्फेक्शन काफ़ी वाइडली स्प्रेड है, तो वो तो वायरस के कारण है और जिसके कारण एक आदमी से दूसरे आदमी चला जाता है। लेकिन एपिलेप्सी में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कोई जर्म से डिसीज़ डेवलप नहीं होती। यह डिसीज़ कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स के कारण डेवलप होती है, या कई बार जेनेटिक्स के में भी कुछ प्रॉब्लम होती है, जीन्स में कुछ संरचना में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके कारण पेशेंट को मिर्गी का रोग हो सकता है। मिर्गी जो है प्राय करके दिमाग में या तो कोई ब्रेन ट्यूमर हो, या कोई इन्फेक्शन हो, या दिमाग की खून की सप्लाई बंद हो जाए, या दिमाग के अंदर कोई चोट के कारण कोई दिमाग में कोई परिवर्तन आ जाए, तो उसके कारण मिर्गी हो सकती है। मिर्गी कई बार कुछ लोगों में जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण होती है, लेकिन ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं। मुश्किल से 1 या 2% लोगों के अंदर इस तरह की मिर्गी होती है। 98% केसेस में मिर्गी का एक आदमी से दूसरे आदमी में जाना, या पिता में या माता में है तो उसके बच्चों में जाना ट्राई कर नहीं होता। डॉक्टर राशिम कटारिया, एपिलेप्सी या मिर्गी को क्या ट्रिगर करता है? सीजर के लिए जो ट्रिगर फैक्टर्स हैं वो काफी सारे हैं। सबसे प्रमुख इसमें है कि जैसे कि टेंशन, जैसे कि तनाव है अगर मरीज को, तो उसमें सीजर आने की संभावना रहती है। इसलिए सीजर जिनको आता है उनको ये बताया जाता है कि भैया आप तनाव नहीं करें किसी भी चीज को लेकर। दूसरा है स्लीप डिप्राइवेशन, आप अच्छी रात को नींद लें। स्लीप डिप्राइवेशन से भी सीजर आने की संभावना रहती है। अल्कोहल लेना, मदिरा का सेवन करने से भी सीजर आने की संभावना रहती है। फिर जैसे मैंने पहले बताया, बच्चों में तेज बुखार है तो उसके कारण भी सीजर आने की संभावना रहती है। महिलाओं में ऐसा देखा गया है कि जैसे जिस पीरियड्स के दौरान, जो मासिक धर्म के दौरान, जो उस दौरान सीजर आने की संभावना ज्यादा हो रहती है। जैसे कि दीपावली पे आपने देखा होगा कि जगमगाती हुई लाइट्स होती हैं, फ्लैशिंग लाइट्स होती हैं, उनको देखने से भी सीजर आने, चकाचौंध वाली लाइट्स हैं उनको देखने से भी सीजर आने की संभावना रहती है। तो जिन मरीज को सीजर आते हैं उनको इन सब चीजों का परहेज करना चाहिए, समय पे खाना खाना चाहिए, अच्छा भोजन करना चाहिए, स्लीप डिप्राइवेशन नहीं करना चाहिए, समुचित नींद उनको प्रॉपर लेनी चाहिए, और अपने मन और चित्त को शांत रखना चाहिए। कोई भी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी वाला काम या ज्यादा मेंटल टेंशन उनको नहीं लेनी चाहिए।
डॉक्टर आर के सुरेखा जी, क्या एपिलिप्सी या मिर्गी हमेशा के लिए ठीक हो सकती है? देखिए, ये देखा गया है कि बच्चों में और बड़ों में दोनों में कुछ बीमारियां ऐसी होती है, दौरे के प्रकार ऐसे होते हैं जो कि जैसे बच्चे से आदमी बड़ा होता है वो ठीक हो जाते हैं हम लोग। जैसे कई बच्चों में एब्सेंस सीजर्स कहते हैं हम लोग, जिनमें एक तरफ आदमी बच्चा देखता रह जाता है और नगण्य हो जाता है। इस तरह से एक सेंट्रो टेम्परल होते हैं दौरे हमारे, जो भी बचपन में होते हैं, और जब आदमी की बच्चों की उम्र करीब 10 से 15 साल होती है तो वो दौरे अपने आप खत्म हो जाते हैं। इसी तरीके से जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि फेब्राइल सीजर्स, तो फेब्राइल सीजर्स भी यंग बच्चों में होते हैं और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वो खत्म हो जाते हैं। अगर बड़ों में ये दौरे, जैसे अगर हम दवाई ले लें, नियमित रूप से अगर दवाई 3 से 5 साल ली जाए तो करीब 50 से 70% आदमियों के दौरे पूरे ठीक हो जाते हैं। तो हमें इस बात से, मिर्गी से घबराना नहीं चाहिए। और अगर हम नियमित रूप से दवाई लेंगे और डॉक्टर के बताए बिना हम दवाई बंद नहीं करेंगे अपने आप, तो चांसेस ये है कि हम 70% आदमी पूरे ठीक हो सकते हैं। और अन्यथा कुछ अन्य भाग जो कि 10 से 20% आदमियों में दौरे काफी कम हो जाते हैं, और केवल ऐसे 10% ही लोग बढ़ते हैं जिनमें दौरों में ज्यादा असर नहीं पड़ता, जहां पर हमें शल्य चिकित्सा आदि करनी पड़ सकती है। तो अपने आप सतह में खत्म होने वाले दौरे, कुछ दौरे ऐसे भी होते हैं जो आपने सुना होगा कि पोस्ट चोट लग जाती है, या जिनके डायबिटीज की वजह से आ गए, शुगर कम हो गई, या जिनके लिवर खराब हो गई, तो इस तरह के मेटाबॉलिक जो सीजर कहते हैं हम, तो उनको अगर जैसी बीमारी ठीक होती है तो ये दौरे अपने आप ठीक हो जाते हैं और इनको हमें लंबी दवाई देने की आवश्यकता नहीं होती। डॉक्टर दिनेश खंडेलवाल जी, अक्सर लोग अपनी बीमारियां छिपा लेते हैं, तो क्या किसी मिर्गी या एपिलिप्सी वाले पेशेंट को अपने दोस्तों को अपनी एपिलिप्सी के बारे में बता देना चाहिए? अगर किसी को एपिलेप्सी का रोग है तो अगर ज्यादा टाइम अपने दोस्तों के साथ, जो क्लोज फ्रेंड्स है उनके साथ बिताता है, तो उनको ये जानना आवश्यक है, क्योंकि मान लो कि उस व्यक्ति को दौरा आ जाता है तो उस समय अगर उनको मालूम नहीं है तो वो घबरा जाएंगे, कैसे आपको हैंडल करेंगे उनको समझ नहीं आएगा। जैसे कि आप हॉस्टल में रहते हो, एक रूम में शेयर कर रहे हो, अगर आपको दौरा आ जाता तो वो डर जाएगा, उस समय आपकी मदद नहीं कर पाएगा। तो अच्छा तो यही रहेगा कि हम उनको ये बता दें कि भाई अगर मेरे को ऐसे दौरे की बीमारी है, अगर मुझे ऐसा हो तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना, जिससे कि मेरी हेल्प हो सके। ये आपके ऊपर निर्भर है, आप बताना चाहेंगे नहीं, लेकिन ये अच्छा रहेगा कि अगर जिन लोगों के क्लोज कांटेक्ट में आप रहते हो उनको आपकी बीमारी के बारे में पता हो, जिससे कि आपकी मदद कर सके, जरूरत पड़ी तो आपको अस्पताल भी पहुंचा सके, क्योंकि कई बार ये बीमारी लंबी चलती है और इसके साथ ही आपको जीना पड़ता है। डॉक्टर महेश माहेश्वरी जी, क्या एपिलिप्सी से किसी की मृत्यु भी हो सकती है? मिर्गी से एज सच लोगों की मृत्यु नहीं होती, लेकिन अगर किसी आदमी ने मिर्गी के ट्रीटमेंट में प्रॉपरली ध्यान नहीं दिया है, उन केसेस के अंदर मिर्गी एक सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। सपोज करो कि आदमी ड्राइव कर रहा है और एपिलेप्सी उसको है और उसको पता भी है कि उसे एपिलेप्सी की बीमारी है, लेकिन वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहा, उसके बावजूद भी वो ड्राइव कर रहा है, तो हो सकता है कि एपिलेप्सी के दौरान, मतलब ड्राइविंग के दौरान एपिलेप्टिक फिट आ जाए या मिर्गी का दौरा आ जाए, उससे एक्सीडेंट हो सकता है, उससे आदमी की जान भी जा सकती है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में अगर एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा है, पेशेंट स्टेटस एपिलेप्टिकस में जा सकता है, जिसमें लगातार मरीज को दौरे आते रहते हैं। ऐसा एक मेडिकल इमरजेंसी बन जाती है। ऐसे पेशेंट अगर टाइम से हॉस्पिटल ना पहुंचे तो उनमें मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे ही कोई मरीज जो एपिलेप्सी का प्रॉपर ट्रीटमेंट ना ले, वो स्विमिंग कर रहा हो या कोई खाने बनाने का ऐसा या किसी आग की भट्टी के आसपास काम कर रहा हो, फर्नेस के पास काम कर रहा हो, तो उसमें अगर काम करते हुए मरीज को मिर्गी का दौरा आ जाए
और वो उसमें गिर भी सकता है, स्विमिंग करते टाइम डूब भी सकता है, भट्टी में गिर सकता है, तो उसमें भी मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। इसके अलावा कई बार मरीज ऐसा भी देखा गया है, खासकर बहुत छोटे बच्चों में और बहुत बुजुर्गों के अंदर, कि अचानक पेशेंट की अनएक्सपेक्टेड डेथ के साथ पेशेंट मिलते हैं अपने बिस्तर पे, उनको स्टूडेप कहते हैं, जिसमें सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाती है। तो मृत्यु में ऐसा भी हो सकता है। हालांकि ये कम है, अगर प्रॉपर इलाज लिया जाए तो मरीज जो है मृत्यु से बच सकता है। डॉक्टर आर.के. सुरेखा जी, एपिलेप्सी के मरीजों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, एपिलेप्सी या मिर्गी के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां। लोग समझते हैं ये जादू टोना है या ऊपरी हवा का असर है, और जब दौरा पड़ जाता है तो उसको प्याज सुंघाते हैं या जूता सुंघा देते हैं या मुंह में चम्मच डाल देते हैं या पानी डालते हैं। ये सब गलत है, ये सब हमें नहीं करना चाहिए। मिर्गी का दौरा एक मस्तिष्क की बीमारी है, हमें डॉक्टर के पास कब भागना चाहिए? अगर मरीज का दौरा 5 मिनट से ज्यादा पड़े और बार बार उसको दौरा आता है और उसके बीच में वो होश में ना आए, तो ऐसे मरीज को हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब एपिलेप्सी को कैसे कंट्रोल किया जाए? तो एपिलेप्सी को कंट्रोल करने के लिए तरीका ये है कि नियम, पहले तो योग्य डॉक्टरों दिखा करके आप ये देख लें कि एक्चुअली में दौरा है या कहीं हिस्टेरिकल दौरा तो नहीं है। कई बार ये देखा गया है कि दौरा होता ही नहीं और मरीज बेचारा दवाई लेता रहा था 3 साल तक। तो एक तो इम्पोर्टेंट सबसे पहले डायग्नोसिस की है। सेकेंड चीज है कि उसको दौरे की दवाई नियमित रूप से लंबे टाइम तक लेनी पड़ेगी। 3 से 5 साल का नियंत्रित अगर दवाई लेनी है तो ही उसकी बीमारी ठीक होती है। और क्या बात है कि अगर उसको, जैसे वुमन होती है, तो अगर उसको प्रेगनेंसी होनी है तो ये भी एक गलतफहमी है कि वो सोचती है कि मेरे बच्चे को भी ये बीमारी हो जाएगी। ये वंशागत है। तो ये बीमारी वंशागत बहुत कम मात्रा में, जैसे दूसरी बीमारियां होती है वैसे होता है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि मरीज को दवाई लेने वाली जो मरीज, अगर मिर्गी रोगी महिला मिर्गी रोगी है, वो बच्चे पैदा कर सकती है, वो अपने बच्चे को दूध पिला सकती है जैसे एक नॉर्मल आदमी पिलाता है। एक और बात बताना चाहूंगा, लोग इसको छूत की बीमारी समझते हैं। मिर्गी रोग कोई छूत की बीमारी नहीं है। इसका इलाज करना है, केवल हमारे जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स कहते हैं हम लोग, वो 3 से 5 साल तक दवाई लेनी है। दूसरा, हमारे आजकल हम इसके लिए शल्य चिकित्सा भी करते हैं, जिसकी वजह से हम इसको पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, जब भी किसी पेशेंट को सीजर आता है तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आपको नॉर्मली क्या है, सीजर कुछ सेकंड में एबॉर्ट हो जाता है। मतलब सीजर जो हाथ पैर में हरकत हो रही है, अब नॉर्मल इनवॉलेंट्री मूवमेंट जिसे बोलते हैं, वो साधारणतः कुछ सेकंड्स में खत्म हो जाती है। आपको यही मरीज के हित में करना है कि उसको करवट लेटा दें, उसके आसपास भीड़ नहीं करें। पुराने जैसे धारणाएं रहती है कि भाई कोई चम्मच मुंह में डाल दे, जूता सुंघा दे, तो ऐसा नहीं करना होता है। इससे आप मरीज का लाभ नहीं अपितु हानि कर रहे हैं। तो मरीज के आसपास खुली जगह रखें, मरीज को करवट लेटा दे, ताकि मान लो वोमिटिंग होती है तो उसकी सांस की नली में वो वोमिटिंग नहीं जाए और जो रेस्पिरेशन का जो पाथवे है, एयरवे है, वो मेंटेन रहे। और अगर मान लो ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि अगर सीजर स्वतः अबॉर्ट नहीं हो रहे, तो उसको ऐसी स्थिति में नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में आप लेके जाएं और फिर डॉक्टर उनको इंजेक्शन देके वो सीजर को कंट्रोल करेंगे। डॉक्टर दिनेश खंडेलवाल जी, एपिलेप्सी के मरीजों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे मैंने बताया कि ये बीमारी के साथ आपको जीवन जीना पड़ता है, तो इसके साथ में ये ध्यान रखना जरूरी है कि सबसे पहला तो ये है कि दवाई समय पे लें, लगातार लें, जिससे कि आपको ये दौरे की शिकायत हो ही नहीं। क्योंकि दौरे की शिकायत होने से आप गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, नुकसान हो सकता है। अगर आपने दवाई नहीं ली, आपको बार बार दौरे आते हैं, तो आपको ड्राइविंग में नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी सेफ्टी के साथ साथ आपको दूसरों की सेफ्टी की भी रखना चाहिए। जैसे स्विमिंग है या ऐसे आग के पास, ऐसी जगह जहाँ पे अगर आप गिर जाओ
आपको दौरे आए, कोई आपको बचा नहीं सके, ऐसे कंडीशन का ध्यान रखना चाहिए। अपने जेब में हमेशा एक कार्ड रखें जिसमें लिखें कि मुझे ये बीमारी है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट वगैरह रखें, जिससे कि कोई व्यक्ति आपको देखे तो वो उस समय आपके परिजनों को सूचना कर सके, आपको उचित इलाज दिलाने में मदद कर सकें। और समय-समय पे आप डॉक्टर से मिलते रहें, चेकअप कराते रहें और मेडिसिन लेते रहें। डॉक्टर महेश माहेश्वरी जी, एपिलेप्सी के मरीजों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो मरीज को जब भी कभी मिर्गी होती है तो उससे पहले डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उससे पता चलता है कि मरीज को वास्तव में जो मिर्गी का दौरा है वो वास्तव में मिर्गी है या कुछ और है। अगर मिर्गी है तो डॉक्टर जो भी इन्वेस्टिगेशंस के लिए बोले उन इन्वेस्टिगेशंस को उन चिकित्सीय परीक्षण को कराना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि मिर्गी क्यों आती है। कई बार मिर्गी के कुछ ऐसे कारण भी होते हैं जिसमें ब्रेन की सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। तो अगर डॉक्टर एडवाइस करता है जैसे कि ब्रेन ट्यूमर्स में तो उसमें सर्जरी कराना ही ट्रीटमेंट होता है। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती, जिसमें सिर्फ मिर्गी के इडियोपैथिक कॉज होते हैं जिसमें कोई कारण नहीं मिलता। ऐसे पेशेंट में जब मिर्गी डायग्नोज हो जाए तो उसे मिर्गी का पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए जैसा डॉक्टर एडवाइस करते हैं और मिर्गी की जो दवाई है नियमित रूप से लेनी चाहिए। अधिकतर मिर्गी के केस में पेशेंट्स को 2 से 3 साल लगातार दवाई दी जाती है और 2 से 3 साल लगातार दवाई लेके अगर मरीज को इस बीच में कोई भी दौरा नहीं आता है तो 80 to 90% केसेस में मिर्गी की दवाई फिर बंद हो जाती है। सिर्फ कुछ ही पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें जो कुछ सिंड्रोमिक केसेस होते हैं उनमें दवाई लंबे समय तक या जीवन भर खानी पड़ सकती है। अगर मरीज का दवाई खाते हुए बिना मिर्गी के अटैक के रहा है तो उनमें दवाई बंद हो जाती है। डॉक्टर्स, आप सभी का शो में आने के लिए और ढेरों जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शो को अब यहीं समाप्त करते हैं और अगले एपिसोड में नई जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।